ये अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि तारों का जो उद्भव हुआ, तो तारों का उद्भव हम बताए थे कि कैसे वो नेबुलर हाइपोथेसिस गैस के गोले से हुआ। तो तारों का जब उद्भव होता है उस समय उसे क्या बोलते हैं, तारों का फिर जब उसका अंत आ जाता है तो उस किस रूप में वो बदलता है, तो उसका उत्पत्ति से लेकर के उसके विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम आज जानेंगे, जिसमें क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो पूछा जाता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, वो सब हम देखते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो नेबुलर हाइपोथेसिस आप लोग को बताए थे। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या था, वो तो गैस का गोला था और उस गैस के गोले से क्या होता है, पहले संपीड़न होना चालू होता है। तो जब संपीड़न होता है तो केंद्र में क्या होता है, एक आकर्षण बनता है, नाभिकीय संलयन होता है गैसों का, जिसमें हाइड्रोजन मुख्य रूप से संलयन करके क्या क्या हीलियम का निर्माण करता है, जिससे एनर्जी और ऊर्जा का उसमें निर्माण होता है। तो उससे क्या होता है कि जो आदि काल में नेबुलर हाइपोथेसिस से जो तारा बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आदि तारा। आदि तारा या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार। अब देखिए ये जो प्रोटोस्टार बन जाएगा उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये अपने आसपास में जो भी गैसीय संरचना था हाइड्रोजन का वो अपने में समाहित कर लेगा और धीरे धीरे वो एक सूर्य का रूप जो होता है, सूर्य भी हमारा तारा ही है, सूर्य के रूप में आ जाता है। तो जो हमारा सूर्य है अभी का जो स्थिति है, तो ये आदि तारा कभी रहा होगा, ये भी इसी से फिर ग्रह बना है, जो भी ग्रह इससे बने हैं, या तो फिर ये जो गैस है ये गैसों के ठंडा होने से अलग अलग पिंड का निर्माण किया, या तो फिर इसका जो अपकेंद्रीय बल के कारण इससे जो अभिनव तारा से अपकेंद्रीय बल के कारण जो इसका जो छल्ले बाहर निकले उससे ग्रहों का निर्माण हुआ था, वो हम आगे बताएंगे आप लोग को लिए। लेकिन अभी जो हम देखते हैं कि ये सूर्य, अभी हमारा सूर्य है, ये भी एक तारा है। हमारा जो सूर्य है इसका लगभग कितना हो गया, 5 अरब वर्ष इसकी आयु। अभिनव तारा मतलब इसका उत्पत्ति से लेकर के अभी तक इसका एज कितना हो चुका है, तो 5 अरब वर्ष हो चुका है। और एक सूर्य का अनुमानित जो आयु माना जाता है वो लगभग कितना होता है, वो 10 अरब वर्ष के बराबर माना जाता है। तो हमारी सूर्य भी अभी लगभग मान लिया जाए कि ये आधा अपना ज़िंदगी जी चुकी है और आधा भी इसका लाइफ अभी बाकी है। और जब ये इसका आधा लाइफ ख़त्म हो जाएगा तब तक तो शायद हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन इसका जो आगे हश्र होगा वो आगे हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी तारा आगे क्या रूप धारण करता है। तो जब इसके पास अभी क्या है, तो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन संलयन करके क्या बना रहा है, तो हीलियम बना रहा है, हाइड्रोजन हीलियम बना रहा है, जिससे एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब तक इसके पास ईंधन है, ईंधन के रूप में क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे ही इसका हाइड्रोजन खत्म होगा, अब ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये फैलना चालू हो जाएगा। अब फैलना चालू हो जाएगा और ईंधन भी जब खत्म हो गया, तो कैसे, जब कोयला हम लोग जलाते हैं तो जब उसमें नया नया जब पोड़ा करते हैं, पोड़ा का मतलब समझते हैं, जब कच्चा कोयला रहता है तो उसमें आग धधकते रहता है, लेकिन जैसे वो पोड़ा कोयला को फिर जलाएंगे तो वो सिर्फ एक लाल गोला नजर आएगा। तो उसी लाल गोले की तरह ही सूर्य हो जाएगा। तो ये जो लाल गोला होता है ये अपना आकार इतना बढ़ा लेगा कि इसका, अगर हमारा सूर्य का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो उसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि वो अभी जो बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है और हमारा पृथ्वी, यहाँ तक इसका आकार फैल जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको दानों के रूप में बोला गया है। और कलर कैसा हो जाएगा इसका, तो लाल हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें चमक नहीं बचेगा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको रेड जियांट बोलते हैं, रेड जियांट। हिंदी में इसको लाल दानव बोलेंगे। तो ये अवस्था कब आएगी, तो ये अवस्था आपका 10 अरब साल बाद आती है, 10 अरब वर्ष। 10 अरब वर्ष बाद इसका अवस्था, किसी भी सूर्य का अवस्था इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे लाल दानों से के बाद से हमको समझना है कि इसके बाद इसका क्या होगा। तो इसमें 2 कंडीशन अप्लाइड होता है, इसमें 2 कंडीशन अप्लाइड होता है, जिसमें एक हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे, भारत के वैज्ञानिक जिसका नाम था चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर महोदय ने बताया था, चंद्रशेखर महोदय ने क्या बताया था, तो इसने बताया था कि अगर सूर्य, जो हमारा सूर्य है प्रेजेंट में जो हमारा सूर्य है, अगर हमारे सूर्य से 1.44 गुना, किससे, सूर्य से अगर 144 गुना बड़ा कोई तारा हो, अगर 144 गुना बड़ा कोई तारा हो तो वो अभिनव तारा के रूप में वो होगा, अभिनव तारा के रूप में, या सुपरनोवा उसमें होगा। लेकिन अगर इससे, सूर्य से अगर ये छोटा हो, इतना गुना क्या हो जाए, इतना गुना अगर ये छोटा हो जाए तो क्या होगा, अगर छोटा होगा तो फिर वो श्वेत वामन का रूप दे देगा। आगे हम लोग बताते हैं इसको। अब यहां से देखिए जो आपको बताएं कि अगर 1.44 इंटू सन रहेगा, अगर इससे बड़ा रहेगा सन से, तो ये कंडीशन अप्लाइड होगा।
लेकिन अगर इससे छोटा रहा, अगर सन से छोटा रहा ये, तो क्या हो जाएगा, श्वेत वामन। तो श्वेत वामन का रूप वो कैसे धरेगा, इसका सेंटर में इतना ग्रेविटी बढ़ जाएगा, ये जो रेड जियांट है इसका सेंटर में ग्रेविटी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये क्या क्या अपने आप को सिकुड़ लेगा, और सिकुड़ करके इसमें बचे खुचे जो ईंधन है उससे वो जलेगा, जिसकी वजह से वो श्वेत दिखेगा, श्वेत या सफेद। तो श्वेत वामन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको व्हाइट ड्राफ्ट, व्हाइट ड्वार्फ, ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ड्वार्फ मतलब वामन होता है, वामन मतलब बौना, जैसे वामना अवतार आप लोग पढ़े होंगे विष्णु भगवान का, जिसमें वामन अवतार में क्या बताया गया था कि वो मांग किए थे कि मतलब कि 3 डेग का, तो एक डेग में पूरा पृथ्वी ले लिया, दूसरा में पूरा आसमान ले लिया, तीसरा में जो वो राक्षस थे उसका सर पे ही, या जो राजा थे उसका सर पे ही वो पैर रख दिए, तो वो पूरा दुनिया वही ले लिए थे, जबकि हाइट उसका छोटा था, तो वो वामन होता है। तो यहाँ ड्वार्फ मतलब वामन हो गया। श्वेत वामन मतलब सफेद गोला का निर्माण करेंगे जो आकार में इससे छोटा हो जाएगा, वो और सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब तक इसमें एनर्जी है तब तक तो श्वेत वामन कहलाएगा, लेकिन इसका जब एनर्जी खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से ये एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक काला पिंड हो जाएगा। काला पिंड या उसी को कृष्ण पिंड बोला गया है। तो ये जो कृष्ण पिंड है या ये जो ब्लैक एक मैटर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये आकाश में ऐसे ही घूमता रहेगा, यानी कि अंतरिक्ष में ये ऐसे ही भटकता हुआ फिरेगा इसका। लेकिन हाँ, इसमें डेंसिटी इतना अधिक रहेगा कि इसका डेंसिटी इतना अधिक हो जाएगा, इसका आपस में जब इसका जल के खत्म हो जाएगा, तो ये जो मैटर बन करके जो रहता है उसका बोला जाता है कि 1 चम्मच मिट्टी एक हाथी के बराबर के वजन का होगा, मतलब 1 टन के मतलब मान सकते हैं। तो ये इसका भार तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें अपना चमक नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, बस ये ऐसे ही भटकते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कृष्ण पिंड इसको बोला जाता है, या तो ब्लैक ये मैटर हो जाएगा। तो ये था अगर तारा से हमारा जो सूर्य है उसका आकार से छोटा रहा तब, लेकिन हमारा जो सन है उसके आकार से अगर बड़ा कोई तारा रहा, अंतरिक्ष में तो कई तारे हैं, हमने बताए थे, जैसे कि हमारी आकाशगंगा में भी 100 अरब से ऊपर तारे हैं, तो कुछ तारे जो हैं जो सूर्य से भी बड़े बड़े हैं। तो जो सूर्य से बड़े आकार के तारे हैं तो वो क्या होंगे कि ये जो था अभी बताएं कि ये सिकुड़ना चालू हो जाएगा, एक बार तो रेड जियांट बन जाएगा, लेकिन केंद्र क्या होगा, केंद्र में गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो जाएगा कि सब वो सिकुड़ने, केंद्र से सिकुड़ करके उस श्वेत वामन बनाया था। लेकिन आकार बड़ा रहेगा तो क्या होगा, केंद्र पर तो ये सिकुड़ रहा है, केंद्र पे ये सिकुड़ रहा है जितना संभव है, लेकिन इसका अगल बगल का जो क्षेत्र है तो क्या होगा, ये अगल बगल का क्षेत्र पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, और ये जो ब्लास्ट करेगा यही कहलाता है इंग्लिश में क्या, सुपरनोवा। सुपरनोवा, इसको हिंदी में अधिनव तारा बोलते हैं। तो ये जो सुपरनोवा होगा, इसमें बाहर का जो इसका मैटर है उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाया, उसको ग्रेविटेशन से अपना नहीं खींच पाया, जिसके वजह से ये टूट करके बिखर जाएगा, और जो सेंटर में बचा है, अब देखना है ये कि जो सेंटर में बचा है, तो सेंटर में जो पिंड बचा हुआ है ये 4 तरह से ये मूवमेंट कर सकता है, या 4 रूप ये अपना ले सकता है। ये चारों रूप में से पहला जो है वो है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा का मतलब है इसमें किसी तरह से कोई आकर्षण नहीं बच गया है, इसमें किसी तरह से कोई मूवमेंट नहीं बच गया है। ये ठीक आपका जो कृष्ण पिंड था, कृष्ण पिंड के भांति न्यूट्रॉन तारा जो है ये आकाश में ऐसे ही भटकते रहेगा। न्यूट्रॉन तारा, इसमें किसी तरह से कोई चार्जेस नहीं रहेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये पिंड अगर न्यूट्रॉन तारा नहीं बना, जो बीच का था, तो क्या बनेगा, तो दूसरा में ये बनेगा पल्सर। आप लोग तो पल्सर के नाम से तो जान रहे होंगे कि पल्सर मतलब क्या हुआ, गाड़ी नहीं है, ठीक है। पल्सर इसका एक रूप है, लेकिन इसका ये नाम कैसे पड़ा, तो पल्सर नाम इसलिए इसको दिया गया क्योंकि ये जो पिंड है इसका रफ्तार सबसे तेज होता है। ये जब आकाश में गया तो इसका जो घूर्णन गति है और इसका जो परिभ्रमण गति है वो बहुत तेज हो जाता है। सबसे ज्यादा तेज अगर बोला जाता है तारों में से वो पल्सर और ये जो क्वेसर है। पल्सर और क्वेसर ये जो इसका नाभिक से इसका जो टूट करके ये जो बने हैं तारों का अंश, पल्सर और क्वेसर, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है, यही दोनों में स्पीड होता है, इसीलिए गाड़ी जो स्पीड वाला गाड़ी उसका नाम पल्सर रखा गया है। अब क्या कारण है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पल्सर का मतलब वही है कि स्पीड, ये दोनों में स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पीड की वजह से इसका नाम पल्सर और क्वेसर, ये दोनों का दोनों क्या है, इसमें गति बहुत अधिक हो जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक कृष्ण छिद्र। तो कृष्ण छिद्र क्या है, तो कृष्ण छिद्र आप लोग हिंदी में उसको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का मतलब क्या हुआ, ब्लैक होल इसी का पार्ट है। याद रखिएगा कि अगर उसमें कोई चार्जेस नहीं है तो न्यूट्रॉन तारा हो गया, अगर वो उसका स्पीड बढ़ गया है या तो उसका जो परिभ्रमण बढ़ गया है तो वो पल्सर या क्वेसर के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर इस तारा में इतना ज़्यादा कंडेंसन हो गया, इतना ज़्यादा कंडेंसन हो गया, संघनन हो गया, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन आ गया कि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या, इसका जो गुरुत्वाकर्षण हो जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
और इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसके नज़दीक से आपका क्या होता है कि लाइट भी नहीं गुजर सकता है। एक तरह से समझ लीजिए कि इसमें कुछ भी चीज़ जाता है इसका अगल बगल से वो सबको अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे खतरनाक अगर अंतरिक्ष में कुछ है तो वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल जिसे हिंदी में कृष्ण छिद्र बोला जाता है, क्योंकि ये अपने आसपास के किसी भी चीज़ को बाहर भागने नहीं देगा, सबको पकड़ के अपने में समाहित कर लेगा और कहाँ जाएगा वो पता नहीं। और इतना भारी रहेगा, इतना इसका सेंटर ग्रेविटेशन इतना तेज रहता है, इतना भारी रहता है कि कुछ भी इससे बच नहीं पाएगा, सबको ये तहस नहस कर देगा। यहाँ तक कि अगर हमारा सौरमंडल से गुजर गया तो जितना भी सूर्य का भाग है वो सब खींच करके उसमें चला जाएगा, जितना भी ग्रह है सब खींच करके टूट फूट करके उसमें चले जाएंगे। तो सबसे खतरनाक अगर कुछ है वो है कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। तो ये हुआ आपका सूर्य का स्टार्टिंग से लेकर के क्या था, आदि तारा या प्रोटो स्टार उसको कहते हैं। फिर हमारा सूर्य जिस तरह से उस तरह से उसमें चमक रहेगा। जब वो फिर अंतिम समय आ जाएगा, उसका ईंधन खत्म हो जाएगा, तो लाल दानव थर्ड स्टेज जो है, तो लाल दानव या रेड जियांट जिसको बोलते थे, रेड जियांट का रूप धरेगा। अगर तारा सूर्य से छोटा रहा, ये छोटा और बड़ा का जो निर्धारण किए थे ये कौन किए थे, तो चंद्रशेखर किए थे, जिसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग वो भी याद रखिएगा चंद्रशेखर सीमा क्या है, और उसका लिमिट कितना है 1.44। सूर्य से 1.44 गुना बड़ा या छोटा होना चाहिए, बड़ा ही बेसिकली लिया जाता है। 144 1.44 से अगर छोटा रहे तो वो क्या रूप धारण करेगा, श्वेत वामन का। श्वेत वामन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ के बाद कृष्ण पिंड का धारण करेगा, ब्लैक ड्वार्फ का। ये हो जाएगा आपका ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ का। तो व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा, व्हाइट ड्वार्फ में भी पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा तो ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। और अगर तारा 1.44 सूर्य से गुना, सूर्य के जो मास है उससे, उसका लिमिट सूर्य का मास से कंपेयर किया गया है, सूर्य का जो आकार है उससे कंपेयर किया है, उससे अगर बड़ा है तो अभिनव तारा या जिसे सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा होगा तो उसमें ब्लास्ट होगा और बीच का पिंड बच जाएगा। अगर पिंड बचेगा तो या तो वो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, या फिर पल्सर या क्वेसर बन जाएगा जिसमें गति अत्यधिक रहेगा, या फिर कृष्ण छिद्र बन जाएगा। और ये सब मैटर जो है लास्ट का जितना भी बता रहे हैं, इसमें अट्रैक्शन इतना ज़्यादा रहेगा, ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा रहेगा, मैटर इतना संघनित रहेगा कि बहुत भारी पिंड रहता है, इसलिए ये नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन है कि कुछ चीज़ों में गति नहीं होता है, इसलिए वो अपने जगह पे शांत रहता है, किसी में गति रहता है वो इधर उधर भटकते रहेगा। और जो कृष्ण छिद्र है वो तो जहाँ से गुजरा उसको समझ बर्बाद ही कर दिया। तो ये था आपका आज पूरा का पूरा, आपको तारामंडल बता दिए और तारों का उद्भव, उसका विकास और उसका जितना भी क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो सारा आपका कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे अब इसके बाद हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा अब सौरमंडल बचा हुआ है। अभी तक जो हम बता रहे हैं तो अभी तक जो हम बता रहे थे वो आपका क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी का भाग है। भूगोल में जब आप पढ़िएगा तो एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा मतलब कि ये समझ लीजिए भूगोल का इतिहास पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी और सूर्य का जो उत्पत्ति हुआ था। तो अभी ये सब पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम उसका भौतिक भूगोल पे भी आएंगे और आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे आएंगे। और जब वहाँ से पढ़ाना चालू करेंगे तब आप लोग को लगा कि हाँ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि बेस आपका यहीं से स्टार्ट हुआ है कोई भी चीज़ का, इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया, जो नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। मेरा टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और जियो स्टडी फेसबुक पेज भी है तो उस पर भी ग्रुप है, उस ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर किसी तरह का सुझाव है तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।